मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। मित्रों, जैसे ही देश की संसद में कृषि विधेयक पास हुआ, एक हाय तौबा का माहौल पूरे देश में क्रिएट हो गया है। और बल्कि ये कहूं, दिल्ली में संसद है तो दिल्ली के चारों तरफ आकर के जो क्षेत्रीय किसान हैं उन्होंने आकर के दिल्ली को घेरने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस विधेयक को लेकर के बहुत जबरदस्त वार करने की कोशिश की। आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं अनुज अग्रवाल जी से। अनुज अग्रवाल जी मौलिक भारत के महासचिव हैं और अपनी बड़ी बेबाक राय रखते हैं। आज उनसे हम जानेंगे, एक तरफ तो मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसान उनसे क्यों नाराज हैं, या ये मैं कहूं किसान नाराज नहीं है तो विपक्ष इस बात का क्यों फायदा उठाना चाहता है। अनुज जी, आपका स्वागत है HMTV लाइव में। धन्यवाद। अनुज जी, आज हमारा जो सबसे पहला सीधा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी जो चर्चा कर रहे हैं पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए कि विपक्ष जो है इस बात को लेकर, विधेयक को लेकर के चारों तरफ से दिल्ली को घेरने की कोशिश करता है जी। ऐसा क्यों? ये हाय तौबा क्यों? देखिए, मोदी सरकार 3 बड़े विधेयक लाई है कृषि सुधारों से संबंधित। तो वो चूंकि एक बहुत बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं, देश की 2/3 कम से कम जनता जो कृषि से सीधे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, ये उससे जुड़ा है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े वोट बैंक का मसला है जिससे पूरा देश भी प्रभावित होगा और एक पूरी राजनीति प्रभावित होगी। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के लिए ये अस्तित्व का प्रश्न आ जाता है और ये वोट बैंक के प्रति अपना जो उनका, चूंकि माना जाता है कि परंपरागत जो किसान है वो कुछ राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष से जुड़े हुए, उनका अपना वोट बैंक है। हर रीजनल पार्टी जितनी भी हमारे क्षेत्रीय दल है उनका कहीं ना कहीं जो बेस है वो किसान एक हर जगह एक सशक्त उनका एक वोट बैंक रहा है। तो उनके हितों की रक्षा के नाम पर वो ये विरोध कर रहे हैं। अब वो उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये अलग बात है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो इसलिए जब इतने बड़े चेंजेस हैं तो एक मैसिव लेवल पर उनका विरोध एक स्वाभाविक बात है। तो ये अनुचित है या उचित है? देखिए, विरोध कभी भी उचित या अनुचित, सिर्फ ये उचित या अनुचित नहीं होता। विरोध तो में अगर जब तक कुछ ना कुछ एक सुझाव होते हैं, एक परिपक्व और एक समग्र दृष्टिकोण तो कभी होता नहीं। हर विधेयक में हो सकता है कुछ कमियां हो, कुछ खामियां हो। तो विपक्ष का काम यही है लोकतंत्र में कि वो अगर खामियां हैं या कुछ कमियां हैं, कुछ सुझाव हैं, तो वो विरोध के माध्यम से रखे सामने। तो विपक्ष अगर ये सब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई स्तरों पर उसका विरोध जो है वो कहीं ना कहीं अराजक भी हुआ है, अलोकतांत्रिक भी हुआ है और अति भी हुई है। जो एक स्वाभाविक पिछले कई दशकों से मांग थी, जिस तरीके की किसान कृषि के संबंधित सुधारों की, उनका भी कई जगह विरोध करना वो अजीब सा है। तो अनुज जी, एक चीज बताइए, जो पिछले देश की आजादी के बाद में ऐसा कोई किसानों के हित में कोई विधेयक नहीं आया, और अब ये आजादी के बाद 70 या 72 73 साल के बाद कोई ये विधेयक लाया है प्रधानमंत्री देश का, तो मेरा ख्याल तो ये है कि प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ कर किसानों के हित के बारे में ही सोचा होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कभी अच्छे विधेयक ना आए हो। तो राजनीति में कृषि ये और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये हमेशा मुख्य धारा में रहे हैं, और जब भी चुनाव होंगे तो बिना उसके वो राजनीति हो ही नहीं सकती। तो कृषि के लिए हमेशा बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन जिस तेजी से देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिस तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ा, जिस तेजी से व्यापार बढ़ा और उससे जुड़े लोगों को लाभ मिला, उस हिसाब से कृषि से जुड़े लोगों को लाभ नहीं मिला। तो एक असंतोष की भाव जरूर रहा है। सुधार जो हुए कहीं ना कहीं वो गति नहीं ले पाए और कृषि के प्रति उपेक्षा का भाव कहीं ना कहीं रहा। ऐसा किसान नेता भी लगाते हैं और किसानों को भी लगता है। तो उस संदर्भ में अगर कहें कि तुलनात्मक रूप से करें तो कृषि के लिए जो काम होना चाहिए था, जितनी गति से होना चाहिए था, जितना लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये सच्चाई है। तो आप हमें ये बताइए कि किसानों की जो इस समय प्रतिक्रिया, जो मतलब विरोध करने का तरीका है, वो ठीक है, होना चाहिए था, या ये बहुत जल्दबाजी में एक विधेयक लाकर किसानों को थोप दिया गया है? देखिए, हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होता है कि जब भी विधेयक आता है उससे संबंधित जितने भी मसले होते हैं उन पर एक ओपन बहस होती है, वो पब्लिक फोरम में जाती चीज़ें डिस्कशन होते हैं। और ये जब इतने बड़े पूरा देश इसमें प्रभावित हो रहा था, तो गांव पंचायत के स्तर से लेकर और जिले स्तर तक भी और प्रदेश स्तर तक भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर एक और बड़ी बहस का एक गुंजाइश थी इसमें,
जिससे और व्यापक सुधार और सुझाव आ सकते थे। अभी आपने देखा था शिक्षा का, जब अभी विधेयक सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करी, उससे पहले 5-6 साल लंबी बहस चली, उसके बाद वो कार्य रूप में आया। तो ये भी, चूंकि ये तो जीवन मरण से जुड़ा हुआ 2/3 जनता से, तो इस पर भी व्यापक विचार विमर्श चर्चा होती, तो शायद जो सरकार करना चाह रही वही शायद एक्सेप्ट होता, लेकिन उसमें जन सहभागिता और विपक्ष का साथ हो सकता था। तो कोरोना काल चल रहा है, बड़ा संकट का समय है, आपातकालीन स्थितियां हैं, और हम बहुत सारे सुधार सरकार टाल नहीं सकती, क्योंकि अब जब आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है मोदी सरकार ने, तो देश को आगे ले जाना है, बहुत तेजी से लाना है, क्योंकि बिल्कुल स्थितियां बदल गई हैं, अर्थव्यवस्था की भी, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। तो इस समय बहुत सारे सुधार जिन पर बहुत लंबी बहस हो सकती थी या बहुत सुधार की गुंजाइश होती थी, वो अभी नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर सरकार की नीयत अच्छी है और उसका उद्देश्य अच्छा है, जितना पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में अगर आपने देखा होगा, तो कृषकों को, किसानों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मैसिवली सपोर्ट किया है मोदी सरकार ने। बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं, बहुत सारी उनकी जो दशकों पुरानी समस्याएं थी उनको सुधारा है। किसान कल्याण निधि की भी घोषणा इधर हुई, इनको लगातार धन मिल रहा है। इस समय जितना ग्रामीण अर्थव्यवस्था ध्यान दिया जा रहा है, शायद पिछले कई दशकों को नहीं दिया गया था। तो ऐसे में बिल्कुल लगता है कि सरकार की नीयत कहीं ना कहीं अच्छी है, तो इन तीनों विधेयकों को भी उस संदर्भ में लेने की आवश्यकता है। अरुण जी, जब संसद में कोई विधेयक पास होता है तो सबसे पहले हमारे जो सांसद हैं उनको अपनी सपोर्ट में लेना होता है। आज इस देश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, वो इस देश में नहीं है, उनके पीछे से विधेयक को लाया गया है, और 8 सांसद अभी कल परसों में ही टर्मिनेट किए गए, सस्पेंड किए गए थे, जो इस विधेयक में रोड़ा से दो रहे थे। तो क्या ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये कोई मिली भगत है इस समय, कि वो लोग यहाँ है नहीं है, पीछे से विधेयक को लाया जाए और पास तो हो ही जाएगा? नहीं, देखिए, जो भी विधेयक आता है वो उसकी प्रक्रिया जो होती है उसको पहले अधिसूचित कर दिया जाता है कि ये विधेयक आने हैं, और ये ऑर्डिनेंस के रूप में तीनों विधेयक बहुत पहले मोदी सरकार ले आई थी। 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट में पास कराना था, तो ये ऐसा नहीं था, विपक्षी दलों को नहीं मालूम था, और 2 महीने से पार्लियामेंट्री कमेटी भी काम कर रही थी, इन पर आंतरिक रूप से चर्चा हो रही थी। तो ऐसा नहीं विपक्ष की इसमें सहभागिता न रही हो, उसके सुझाव को अकोमोडेट न किया गया हो, या इसमें बहुत सारी मांगे विपक्ष भी बहुत सालों से करता रहा, लेकिन किसी न किसी अच्छे काम का क्रेडिट वर्तमान सरकार को ना मिले, या कुछ उसकी जो फंडामेंटल खामियां हैं या जो उसके क्रियान्वयन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, उनको आधार बनाकर आलोचना करना थोड़ा सा विपक्ष की नीति होती, चाल होती है, और अपना वोट बैंक बनाए रखने की कसरत भी होती है। संसद को हम लोग मंदिर कहते हैं, राजनीति का एक बहुत बड़ा मंदिर होता है, पूरा देश में वहाँ से संविधान को लागू किया जाता है और संविधान को माना जाता है। उस मंदिर में एक ऐसे कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के सांसद जो विधेयक को फाड़ दें, उस मंदिर की गरिमा को इस तरह से ठेस पहुंचाएं, तो क्या ये उचित है, अनुचित है? देखिए, संसद की अपनी गरिमा होती है, अपनी परंपराएं होती है, और लोकतंत्र में एक स्वस्थ बहस और एक सकारात्मक विरोध जो होता है उसकी प्रक्रिया है पूरी। संसदीय प्रणाली में भी सब कुछ दिया हुआ है, संविधान में भी दिया हुआ है कि आप विरोध के तरीके क्या होते हैं। उसके बाहर जो भी जाता है वो निंदनीय है, और किसी भी बुद्धिजीवी का, किसी समझदार व्यक्ति कभी उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, उनका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन जो किसानों के उचित मांगे हैं, जो किसानों के हित में उचित कदम है, सरकार को वो भी ध्यान रखना चाहिए। अगर विपक्ष की कुछ मांगे ऐसी हैं जिन पर लगता है कि किसानों के हित प्रभावित होंगे, तो सरकार को उनको भी समझना चाहिए, उनको भी अपने साथ, अपने उस विधेयक में जोड़ना चाहिए, या अब नहीं तो आगे उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अनुज जी, मेरी सवाल ये था कि जो विधायक, जो सांसद जो टर्म में सस्पेंड किए गए थे, वो किसान बेल्ट से नहीं आते। आपको मैं बताऊं, वो हरित क्रांति से नहीं आते हैं, वो साउथ से आ रहे हैं। जितने भी हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कहीं कृषि को देखा ही नहीं होगा, और वो कृषि का विरोध कर रहे हैं। हम ऐसा आरोप नहीं लगा सकते किसी पे। अगर एक जनप्रतिनिधि है तो वो पूरे भूभाग को, अपने संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका उत्तरदायित्व है विरोध करना, उसका उत्तरदायित्व है प्रश्न, उसकी कमियां सामने लाना। तो उसकी उस राजनीति से, उसके विरोध से हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसने जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनके फ्रेमवर्क में उसको विरोध करना चाहिए था। उस गरिमा का उसने उल्लंघन किया, इसलिए वो निंदा का पात्र है। इसीलिए उनके खिलाफ जो राज्यसभा के सभापति, उन्होंने एक्शन लिया। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अनुज जी, हमें एक चीज बताइए बिल्कुल संक्षिप्त में, इस विधेयक से किसानों को कितने लाभ और कितने नुकसान होने वाले हैं? देखिए, 3 अलग अलग विधेयक है, और तीनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है, सरकार ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया किसानों को, मैं उसको तोहफा ही कहूँगा, कि मंडी समितियों से इतर भी किसान अपने फसलों को
बाजार में बेच सकते हैं कहीं भी देश भर में। तो वन नेशन वन मार्केट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये साकार कर दिया। तो पूरा देश अब किसान के लिए उपलब्ध है। अपने अगर उसको मंडी समिति के में जो दाम मिल रहे हैं, सरकार ने जो उसकी सपोर्ट प्राइस रखी है, समर्थन मूल्य रखा है, वो उससे संतुष्ट नहीं कर रहा, उसे कहीं और जिले में कहीं अच्छे दाम मिल रहे हैं इस फसल के, तो वो वहां बेच सकता है। यानी ये कहें, आपका कहने का मतलब ये है कि अब किसान स्वतंत्र है अपनी फसल को लेकर के कहीं भी बेचे। जी हाँ, कहीं बेचने के स्वतंत्र है। और अगर उसको कहीं नहीं बेचना, वो सरकार को भी बेच सकता है। मंडी समिति हमेशा उपलब्ध है। तो सरकार ने कहा कि मंडी समिति खत्म नहीं करने जा रहे, जो विपक्ष की सबसे बड़ा जो आरोप था या आलोचना थी कि मंडी समितियां बंद होने जा रही है। तो सरकार ने कहा मंडी समिति नहीं बंद होने जा रही, सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होने जा रहा, समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडी समिति खुली रहेगी। आपके पास विकल्प है, आप वहां बेचो या बाजार में बेचें। तो प्रधानमंत्री की बात को इन लोगों ने क्यों गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि विपक्ष की बात को मान करके वो धरना प्रदर्शन करने चले गए? विपक्ष का कहना है कि ये जो आप सरकार कह रही है, ये इसको विधेयक में लीगल रूप दे दे, ये एक धाराएं डाल दे कि ऐसा रहेगा, एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकेगी और कभी भी मंडी समितियां खत्म नहीं होगी। सरकार कह रही है ये तो हमारा जो भी सपोर्ट प्राइस होता है, ये कार्यात्मक कारण है, ये हम उसको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, ये कार्यकारी निर्णय होता है। तो हम हमारी नियत पे इस जनता को भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़े वृद्ध जनहित से जुड़ा मसला है और उसमें बहुत लगभग 2/3 देश जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकते। तो इस तरीके की हमारी मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना ठीक नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री का एक संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बने, तो किसान भी इसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी हैं सरकार ने। एक तो एमएसपी वाला मुद्दा, दूसरा बड़ा मुद्दा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, और तीसरा उन्होंने जो ये सरकार जो खरीद करती थी अपनी जिनसों की, उसको नियंत्रण कर दिया कि अब सब फ्री मार्केट में अवेलेबल है। तो वो दोनों मुद्दे जो है वो थोड़े कंट्रोवर्शियल ज़्यादा है। और जहाँ तक अनुबंध खेती की बात है, अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी आएगी और किसी गांव के किसानों से टाई अप करके उनकी ज़मीन पर एक निश्चित उनको एक धन का उनको एक एश्योरेंस देगी, हम आपको इतना पैसा देंगे और इस ज़मीन की पर जितनी खेती होगी वो हमारी होगी। एक इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे फसल उत्पादन से, फसल आने से पहले। अब अगले वर्ष अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, समझे ना, अब की डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, ज़्यादा उत्पादन हो गया और डिमांड कम हुई, तो हो सकता है कि वो जो कंपनी है वो कहे कि हम जिस रेट पे हमने पिछले साल आपसे अनाज खरीदा था इस साल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, हम सस्ते में खरीदेंगे। तो ऐसे में किसान को कम लागत पे भी वो माल बेचना पड़ सकता है। अनुज जी देखिए, दूसरा ये लीगल और टेक्निकल बहुत इशू है। तो सरकार कैसे किसानों के हितों की सुरक्षा करेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। तो इसमें हमने मौलिक भारत के द्वारा कुछ सुझाव भी सरकार को भेजे, कृषि मंत्री जी को भेजे, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति, सारे मंत्रियों को भेजे। तो उसमें यही है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इम्प्लीमेंट हो, जब भी इसको लागू किया जाए, तो ये प्रावधान होना चाहिए कि किसान जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे, एक सहकारी समिति बनाई जाए हर पंचायत लेवल पर, एक बड़े किसानों की, एक छोटे किसानों की, और उसके साथ कंपनी जो है वो समझौता करे और सरकार उसमें प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे, जो किस तरह की लीगल सपोर्ट चाहिए, किसी तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो वहां पर वो उपलब्ध कराए, जिससे किसानों के हित संरक्षित रहे। दूसरा है कि किसानों का इन्वॉल्वमेंट कृषि उसके उस खेत में बुआई में, उसकी कटाई में, उसके जो बेचा जाए वो सारे प्रोसेस में किसान और उसके परिवार का एक भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर किसान ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी खेती और उसके बाद वो काम नहीं रहा, कंपनी ने कहा हम अपनी मशीनों से खेती करेंगे, तो किसान खाली बैठ के करेगा क्या? तो ऐसे में वो व्यसनों का शिकार हो सकता है, नशे का शिकार हो सकता है, उसके बच्चे आवारा हो सकते हैं। तो हमें उत्पादकता भी बढ़ानी है, लेकिन जो हमारी मैन पावर गाँव में है, जो किसान है, उसके परिवार के लोग हैं, उनको भी उससे जोड़े रखना है, जिससे उनकी उत्पादकता, उनका श्रम खराब भी ना हो और वो गलत रास्ते पर ना चले। आपका कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जब आएंगे तो उन पर नियंत्रण भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप वो ही कह रहे हैं कि हम ये उसमें आप उनकी जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पिछले रास्ते से कुछ और चोर दरवाजे से तीसरी पार्टी के द्वारा उनकी खेती पर, उनकी जमीनों को भी हथिया सकते हैं। तो एमएसपी वहाँ बड़ी जरूरी हो जाती है कि कम से कम मिनिमम गारंटी जो रहे वो फिर कंसिस्टेंट रहे, लगातार रहे। अब पता चला आज 500 रुपये कुंटल पे उसकी फसल खरीद रहा है, अगले बार वो 400 रुपये कुंटल पे एग्रीमेंट साइन करेगा, तो किसान कैसे उसमें चल पाएगा?
तो जो एमएसपी जो जिस रेट पर इस साल खरीदी थी अगले साल उससे कम नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है। उसके साथ ये गारंटी होनी चाहिए किसान कभी कर्ज के जाल में ना फंसे। तीसरी चीज है कि किसान के उस खेत में संकरित बीजों का इस्तेमाल कम से कम हो। अगर जीरो बजट खेती की तरफ हम बढ़े तो वो ज्यादा एक अच्छा सुझाव है, क्योंकि भारत में किसान पहले आत्मनिर्भर था, हर गांव आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत में मोदी जी ने कहा कि हर गांव आत्मनिर्भर हो, हर कस्बा आत्मनिर्भर हो, हर तहसील आत्मनिर्भर हो, हर जिला आत्मनिर्भर हो और प्रदेश आत्मनिर्भर हो, प्रदेश आत्मनिर्भर हो। तो आत्मनिर्भरता जो आती है वो जीरो बजट कृषि से आती है। आत्मनिर्भरता तब आती है जब हम हरित क्रांति के 2 द्विफसली 3 फसली कार्यक्रम को छोड़ के मोटे अनाज पर और कैश क्रॉप पर ज्यादा काम करें। आत्मनिर्भरता तब आती है जब किसान को कर्ज ना लेना पड़े और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ना यूज करना पड़े। तो हम जो पुराने परंपरागत कृषि के तरीके हैं, जैविक कृषि जो हमें हमारे शरीर को ज्यादा इंग्रेडिएंट देती है, ज्यादा खनिज और पोषक तत्व देती है, ऐसी खेती को बढ़ावा दें। और ऐसी खेती का जब इंटरनेशनल हम लेवल पर मार्केटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे और ज्यादा अच्छा उसका किसानों को और जो कंपनियां हैं उनको फायदा मिलेगा। आपका कहने का मतलब ऐसा लगता है कि जो पैदावार अब इस समय चरम पर चल रही है उस पैदावार को थोड़ा सा कम किया जाए, लेकिन जैविक किया जाए। जैविक से क्या कि हमारी यूनिटी बढ़ेगी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। हरित क्रांति ने क्वांटिटी बढ़ा दी लेकिन उसमें पोषक तत्व की बहुत कमी कर दी। तो हमारी जो जनरेशन हरित क्रांति की बात है उसकी बौद्धिक क्षमता में बहुत फर्क पड़ा, प्लस वो बीमार ज्यादा होने लगा। तो फार्मा को भी तो एक कारोबार मिला है ना, जब अगर बीमार हुआ है तो फार्मा अपने आप को बर्बाद करके हम अपने आप को बीमारियों को और डॉक्टर के हवाले करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हमारी उत्पादकता, हमारे जो कृषि पदार्थ है वह पोषक तत्व नहीं दे पाए, उस कृषि का फायदा है क्या? हम क्या बीमारों का देश बनना है? हम क्या कुबट्टो गंवारों का देश बनना है? क्या हम बुद्धिहीनों का देश बनना है? अगर आत्मनिर्भर भारत बनना है तो इस पीढ़ी को हमें पौष्टिक अन्न देना पड़ेगा, जिसमें सारे पोषक तत्व हो, सारे खाद्य पदार्थ हो, और हमें अननेसेसरी पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। एक सबसे बड़ा मैं आपको इसे पॉइंट कर रहा हूँ जो सरकार ने कहा है कि अब स्टोरेज सरकार नहीं करा करेगी अन्न की, जो तीसरा बिल है। तो स्टोरेज अब प्राइवेट कंपनी करेंगे, सरकारी स्टोरेज नहीं करेगी। सरकार के पास जो खाद्य भंडार है तो कहीं ना कहीं उनमें अनाज लिमिटेड रहा करेगा। तो ऐसे में अभी जब देखिए कोरोना संकट आया, आपने देखा सरकार ने सबको अन्न की 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न बांट रही है अभी नवंबर तक जी। तो जब स्टोरेज सरकारें नहीं करेगी तो फिर उसके लिए एक समस्या आ जाएगी कि देश में अगर आपात स्थिति होगी तो अन्न कहाँ से आएगा। हाँ। और दूसरी, जब सरकार अपने स्टोरेज खत्म करेगी तो फिर वो सरकार जो खरीद केंद्र बने हुए हैं या मंडी है उनसे गेहूं क्यों खरीदेगी, चावल क्यों खरीदेगी और फसलें क्यों खरीदेगी जब उसकी जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है सरकार की मंशा ऐसी ना हो, सरकार को स्टोरेज करने की बात रखती हो, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी अभी सरकार की स्पष्ट नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस कोरोना संकट में हमने देखा कि शहरों से करोड़ों लोग अपने गाँव में गए। सरकार के पास बहुत निश्चित आंकड़े नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि हमसे 8-10 करोड़ लोग या इससे भी ज़्यादा लोग शहरों से निकल के वापस अपने गाँवों में गए, छोटे कस्बों में गए, और वो अपने उन रिश्तेदारों के, उन परिवार के लोगों के पास जाके रहे जो एग्रीकल्चर पे आधारित थे, कृषि आधारित व्यवसाय में लगे हुए थे। यानी एक तरीके से कृषि ने ही इन 10 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को बचाया है एक तरीके से। तो आपका ये कहने इस कृषि का बाजारीकरण करने से पहले हमें इस जो संकट आया था कोरोना का, ये आया हुआ है, इससे जो फायदा हुआ है हमें परंपरागत तरीकों का, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन करके फिर हमें सही नीति का निर्धारण करना चाहिए। अनुज जी ने एक कितनी अच्छी बात हमें बताई कि अभी जो कोरोना काल में शहरों से लोग निकल करके जो पलायन करके गए हैं गांव में, और वो कृषि के ऊपर आधारित परिवार से जुड़े हुए थे और जाकर कृषि में अपना उन्होंने हाथ बटाया, लेकिन जिनके पास कृषि का कोई साधन नहीं था मित्रों, वो शहरों में ही रहे और इस कोरोना से जूझते रहे। बल्कि ये कहना चाहिए कि जो शहर छोड़ करके चले गए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाया, और जो शहर में रह गए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को वो कमजोर किया। और यहाँ अगर अच्छे खाद्य पदार्थ होते हमारे, अगर हम परंपरागत कृषि और जैव कृषि पर ज़्यादा हम तुलनात्मक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, हालांकि पिछले कई सालों में 4-5 सालों में अच्छा काम हुआ, ये और गति से बढ़ता है, या अगर नई नीतियाँ कानूनों से बढ़ता है तो उससे पूरे देश की जो आबादी है सबकी को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे, सब कम से कम बीमार पड़ेंगे, और बड़ी बड़ी आपदाओं से हमारा देश ऐसे ही गुजर जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए किसान के हितों की रक्षा करना
हर किसान किसान किसी कर्ज के जाल में ना फंसे, किसान आत्महत्या ना करे, किसान के बच्चे जो हैं वो आगे कृषि या कृषि आधारित उद्योगों में लगे, उसका वो हर जगह, अगर चाहे कारपोरेट आ रहा है या कोई भी व्यक्ति आ रहा हो साथ में कृषि करने, उसमें कोई स्टेक होल्डर बना रहे, उसकी शेयरिंग रहे, ऐसी व्यवस्थाएं होनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादकता से ज़्यादा और जीडीपी बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है कि हमारी चूंकि बड़ी आबादी का देश है तो लोगों को रोजगार भी मिला रहे। अगर बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार हो गई या बिना काम के खाली पड़ी रहेगी, निठल्ली हो जाएगी, वो और देश के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा और वो अराजकता का जन्म देगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमें ऐसे या नशे का जन्म दे, जिस तरह नशे के जाल में आजकल देश दुनिया फैली में पूरी तरह फैला हुआ, तो हम किसी तरीके से भी उनकी उत्पादकता, उनकी क्षमता, उनकी बौद्धिकता वो खत्म ना करें, उनकी क्रिएटिविटी बनी रहे, उनका इन्वॉल्वमेंट बना रहे। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें कि वो रोजगार आधारित ज़्यादा हो, जीडीपी बेस के साथ उसका संतुलन बना रहे। अनुज जी ने एक बात नहीं बताई, वो हम फिर से उनके सामने रखना चाहते हैं। अनुज जी, ये किसान इस देश का अन्नदाता है। अन्नदाता है तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, क्योंकि राष्ट्र के अंदर उद्योगपति भी हैं और सैनिक भी हैं। सैनिक इस देश की रक्षा करते हैं, लेकिन उन सैनिकों को भोजन हमारा अन्नदाता ये किसान ही उपलब्ध कराता है। अगर इसका हित नहीं सोचा सरकार ने तो निश्चित है कि राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये किसान हमारे देश की प्राथमिकता है और 70 साल के हमारी आज़ादी के बाद सब तक इतिहास में सबसे बड़ी हमारी अगर ताकत है तो हमारा किसान है। 2008 की मंदी आई तब भी कृषि ने बचाया, और 2020 में अब जब मंदी है तब भी कृषि ने बचाया। हम बिल्कुल एक नए रूप में भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, एक नए भारत का उदय हो रहा है मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में। लेकिन उसमें हम बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बिजनेस और सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम जिस प्रोपोर्शन में उनको बढ़ाएं उस प्रोपोर्शन में ही कृषि से लोगों को उधर शिफ्ट करें। हमें ध्यान रखना होगा कि हमने बहुत तेज़ी से कृषि में सुधार कर दिए और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, और नए औद्योगिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में या बिजनेस में उनको जगह नहीं मिली, तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो देश में बहुत बड़ी असंतोष और अराजकता का जन्म हो जाएगा। तो वो संतुलन अगर विकासशील देश से विकसित देश के बढ़ने में अगर कृषि क्षेत्र सिकुड़ता है और कृषि के क्षेत्र के लोग औद्योगिक क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, तो वो गति में संतुलन रहना चाहिए। तो जितनी तेजी से इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े उसी अनुपात में ही कृषि में सुधार होना चाहिए। ये एक सीधा फार्मूला होता है। जी अनुज जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। जब देश गुलाम हुआ था, अंग्रेजों के अधीन हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, उन्होंने धीरे धीरे इस पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। ऐसा तो नहीं होगा कि जो आज का जो किसान है कॉर्पोरेट घराने के हाथों में चला जाए और वो धीरे धीरे कृषिहीन ही हो जाए? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है सर। ये जब हम इस प्रोसेस में आते हैं तो संभावनाएं सारी बनती हैं। दुनिया के जितने विकसित देश हैं उसमें 10% आबादी ही कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। तो अगर हम उस मॉडल पे भारत सरकार काम कर रही है तो ये सक्सेसफुल भारत में नहीं होने वाला, क्योंकि ये जनसंख्या आधारित देश है। दूसरा, यहाँ पर हर चीज़ डेमोक्रेटिक सेटअप से निकल के जाती है, तो जन विरोध इतना भयंकर हो जाएगा, राजनीति इतनी बड़ी हो जाएगी कि सरकार बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं। लेकिन भारत में चूंकि धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए और कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा हो गया, तो उनकी उत्पादकता बहुत कम हो गई है। और कई जगह पर लोगों ने बटाई पर ही खेती देते हैं, खुद करते भी नहीं है। तो ऐसे में इसमें बड़े रिफॉर्म की जरूरत तो है ही है, लेकिन उसमें किसानों के हित संरक्षित रहें और हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़े, ये रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि कृषि के उत्पाद अगर दुनिया में हम एनालाइज करें तो जितना कृषि उत्पादों की जरूरत है उससे दुगने तिगने कृषि उत्पाद पैदा होते हैं, लेकिन उनका वितरण सही से नहीं होता, या उनका मेंटेनेंस सही से नहीं होती, या उनकी बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। अनुज, एक छोटा सा आखिरी सवाल। देश जब आजाद हुआ था उस समय गोचर भूमि के नाम से पूरे हर गांव में, शहर में गोचर की बहुत बड़ी संख्या में भूमि होती थी, कई सौ हजारों एकड़ों में होती थी ये। वो गोचर भूमि कहाँ चली गई, कैसे खत्म हो गई, ये कौन सा षड्यंत्र है ये? देखिए, षड्यंत्र नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का प्रोसेस आज़ादी के बाद शुरू हुआ। हमने जो हमारी परंपरागत जीरो बजट की कृषि थी, शून्य खर्च आधारित कृषि, इस पर काफ़ी कंटेंट आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो उसमें कभी किसान अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करता था, उसको हमेशा फायदा ही होता था। वो अब उसकी परंपरागत खेती करता था, जैविक कृषि करता था, ना तो कीटनाशक इस्तेमाल करता था और ना ही वो फर्टिलाइजर यूज़ करता था। वो गोबर की खाद यूज़ करता था। उसके गाय बैल या और जानवर पलते थे, उनके
और केंचुओं से उसकी ज़मीन फर्टाइल होती थी। वह साधारण हल चलाता था और जितना अनाज उत्पादन करता था उसका 10% बीज के रूप में रख लेता था, उसका बीज के रूप में इस्तेमाल करता था और बड़े आराम से उसका इस तरीके से अन्न उत्पादन हो जाता था कि बड़ा पौष्टिक अन्न होता था, उसको शरीर में कोई व्याधियां नहीं होती थी। तब इतने हॉस्पिटल में नहीं हुआ करते थे और आदमी बीमार भी नहीं होते थे और सारे गांव आत्मनिर्भर थे। लेकिन और साथ में हर गांव की ग्राम सभा के साथ एक बड़ा जमीन का टुकड़ा होता था जहाँ घास वगैरह रहती, जंगल रहता था, उस पर उसके पशु निःशुल्क अपना चारा जो है खा लेते थे, तो चारागाह होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब विकास का मॉडल आया नया और स्पेशली हरित क्रांति का, तो सारा का सारा मशीनीकरण हो गया खेती का। तो किसान कर्ज के जाल में उलझ गया, पेस्टिसाइड और खाद के जाल में भी उलझ गया। तो उसको अपना बहुत सारा धन इस पर खर्च करना पड़ गया, उसको बीज भी खरीदने पड़ने शुरू हुए। तो उत्पादकता तो बढ़ी लेकिन उसकी गुणात्मकता लगातार कम होती गई। और जब इधर अधिक अन्न उत्पादन हुआ और लोग ज़्यादा आराम मतलब हुए तो जनसंख्या बढ़ने लगी तो गाँव में का आकार बढ़ गया और उन्होंने पशुचारण भूमि पर कब्जे शुरू हो गए और वहाँ पर लोगों के दबंगों के मकान बनने शुरू हुए। ये विकास की तरफ गए या विनाश की तरफ? कहीं ना कहीं हम गाय भैंस जो भी हमारे पशु थे उनकी जगह हम ट्रैक्टर आधारित कृषि पर शिफ्ट होते गए, तो जानवरों की जरूरत कम होती गई, बैलगाड़ी खत्म होती गई। तो वो जो आर्टिफिशियलिटी आती गई, जो कृत्रिमता आती गई, उसने हमें कहीं ना कहीं जहरीली अर्थव्यवस्था, जीडीपी तो हमारी बढ़ गई, हमारी उत्पादकता बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं सुख शांति समृद्धि और जो स्वस्थ शरीर है सब कुछ गायब। तो ये कह सकते हैं इस बात को कि हमने विकास नहीं विनाश किया था? देखिए ये एक बड़ी बहस का प्रश्न है कि हमें जीडीपी आधारित विकास चाहिए या प्रकृति केंद्रित विकास चाहिए। ये एक बड़ी, इस समय जब से कोरोना संकट आया तब से ये बहस भारत में चल रही है और पूरी दुनिया में चल रही है। और भारत का जो पुराना मॉडल है, सनातन संस्कृति का मॉडल है, उस पर वो आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से लोग इस पर बहस भी कर रहे हैं, इसको अपना भी रहे हैं। और भारत में तो एक बहुत बड़ा वर्ग वापस उसी तरफ लौटने की वकालत भी कर रहा है, लौट भी रहे हैं। तो ये कहें इसको कि अब हम जो विनाश से विकास की तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर सनातन संस्कृति के मॉडल पर हम लोग चलते हैं तो वो दुनिया में हर समस्या का समाधान है। तो आज ये थे हमारे साथ में अनुज अग्रवाल जी, आप मौलिक भारत के महासचिव हैं, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री की बात को बड़े संजीदगी से रखा है और मैं समझता हूँ इतनी आसान और इतनी स्पष्ट भाषा में समझाना बहुत कठिन था, जैसा कि अनुज जी ने समझाया। आज के लिए इतना ही। अनुज जी के साथ मैं राजकुमार रत्नेश। अनुज जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, हम इसके बहुत आभारी।